साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मोबाइल साथी में। वीडियो की शुरुआत करते हैं साथियों 26 मई 2025 की एक खबर के साथ। और न्यूज़ ये थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार दिनांक 26 मई 2025 को लोक भवन लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग की 3300 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और शुभारंभ करने के दौरान सरकार की शीर्ष प्राथमिकता को स्पष्ट करते हुए कहा कि हर बच्चे को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। साथ ही मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई ग्राम पंचायत क्षेत्रफल में बड़ा है और वहां 2 से 3 अलग अलग स्थानों पर प्राथमिक विद्यालय संचालित हो रहे हैं, जहां कहीं 10, कहीं 15 और कहीं 25 बच्चे पढ़ते हैं, तो ऐसे स्कूलों को एकीकृत यानी विलय किया जा सकता है और इससे शिक्षक और छात्रों का अनुपात संतुलित होगा। मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि एक शिक्षक पर केवल 15 बच्चे कब तक रहेंगे। उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग को गंभीरता से विचार करना चाहिए। इससे कम संख्या वाले विद्यालयों को मर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। साथियों, सीएम के इस सुझाव ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहे इस बहस पर हम बात आगे करेंगे। उसके पहले एक खबर जापान देश की, इस खबर पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं। साथियों, इस खबर को तमाम जो भारतीय मीडिया हाउस ने प्रमुखता दी और खबर ये थी कि जापान में एक जगह सिर्फ एक बच्ची को स्कूल ले जाने और वापस घर छोड़ने के लिए पूरी ट्रेन आती है। उस ट्रेन में उस बच्ची के अलावा ना कोई चढ़ता है और ना ही कोई उतरता है। पूरी ट्रेन में वह अकेली बच्ची ही होती है। जापान के उत्तर के होकाइदो द्वीप के कामी शिराताकी गांव के स्टेशन को वहां के रेलवे विभाग ने बंद कर दिया था, क्योंकि वहां ज़्यादा सवारियां नहीं मिलती थी। लेकिन वहां से एक बच्ची रोजाना स्कूल जाती थी। जब अधिकारियों ने देखा कि बच्ची का स्कूल जाने के लिए अन्य कोई साधन नहीं है, तो रेलवे ने इस स्टेशन को चालू रखने का फैसला किया। अब इस स्टेशन पर ट्रेन 2 वक्त आती है। साथियों, एक बार जब बच्ची इसमें सवार होकर स्कूल चली जाती है, फिर दूसरी बार उसे घर छोड़ने के लिए ट्रेन के टाइम को जो है बच्ची के स्कूल टाइम के हिसाब से एडजस्ट भी किया गया और इस पूरी ट्रेन में इस बच्ची के अलावा कोई और सवारी नहीं होती है। माना जा रहा है कि इस ट्रेन की सेवा बच्ची के हाई स्कूल पास करने तक जारी रहेगी और बाद में इसे बंद कर दिया जाएगा। साथियों, इस खबर की भारतीय मीडिया में खूब तारीफ हुई। जिसने भी इस खबर को पढ़ा, शिक्षा के प्रति जापान के इस अनोखे पहल के लिए उसके मन में एक सम्मान की भावना जगी। मीडिया हाउस आज तक ने अपनी खबर में तो यहाँ तक भी कहा कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ स्कूल चलो अभियान चलाए जाते हैं, किंतु जापान जैसे देश तो स्कूल चलो अभियान के लिए एक मिसाल पेश करते हैं, जो भारत ही नहीं सारी दुनिया के लिए मिसाल है। साथियों, जापान इसलिए ये कर पाया क्योंकि शायद जापान में शिक्षा और अपने नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा का भाव प्राथमिकता में हो। वहाँ की सरकार के लिए जन कल्याण के कार्य किसी तरह का कोई व्यवसाय ना हो जिसमें लाभ और हानि देखा जाता है। साथियों, वैसे भी जन कल्याण वाले कार्यों में सरकारों को लाभ और हानि देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सरकारें जन कल्याण और देश की प्रगति के उद्देश्य के लिए होती है, न कि व्यवसाय के लिए। साथियों, सिर्फ एक बच्ची के लिए शिक्षा के लिए ऐसा कर पाना ये सिर्फ जापान ही कर सकता है। साथियों, सरकार द्वारा अपने नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रति सचेत रहने के कारण वहाँ के नागरिक भी अपने राष्ट्र के सम्मान के प्रति सदैव सचेत रहते हैं। तभी तो स्वामी राम तीर्थ को जापान यात्रा के दौरान स्टेशन पर जब अच्छे फल नहीं मिले, तो उनके मुँह से अनायास ये निकला कि जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते हैं। यह सुनकर एक युवक का यह सुनना और स्वामी जी के लिए अच्छे और ताज़े फल लाना, स्वामी जी द्वारा फल के दाम के बदले यह कहना कि आप इन फलों के दाम देना चाहते हैं
तो अपने देश में जाकर यह न कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। साथियों, इस वाक्य ने अपने देश का मान कितना बढ़ा दिया होगा, इसका अंदाज़ा कोई भी आसानी से लगा सकता है। खैर, अब बात करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के ग्राम सभा के स्कूलों के विलय के सुझाव पर, जो सोशल मीडिया पर जो है ट्रेंड बहस है, उस पर बात कर लेते हैं। साथियों, इस मामले में लोगों का कहना है कि यदि प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देने के पहले आसपास सरकारी स्कूल देख लिए जाते तो शायद ये 10-15 बच्चे वाली स्थिति उत्पन्न ही न होती, क्योंकि बड़ा सवाल यह है कि क्षेत्र में जब पहले से ही प्राथमिक विद्यालय थे तो दूसरे विद्यालय को मान्यता कैसे दी गई। साथ ही लोगों का कहना है कि सरकारी स्कूलों के जैसे निजी स्कूलों में भी बाल अधिकार लागू हों, उन स्कूलों में भी एडमिशन के लिए 6 वर्ष की आयु निर्धारित होनी चाहिए, क्योंकि निजी स्कूलों के बच्चे वहाँ पर 3 वर्ष से ही बच्चे प्रवेश ले लिए जाते हैं। ऐसे में सरकारी स्कूलों के लिए 6 वर्ष के बच्चों की उपलब्धता भला क्यों कर होगी। कुछ शिक्षकों का कहना है कि ग्राम सभा बड़ी होती है, 6 साल के बच्चे छोटे होते हैं, मर्जर के उपरांत जो बाद में अगर स्कूल 2 किलोमीटर दूर हो गया तो बच्चे पैदल कैसे जाएंगे, यह भी एक बड़ी चुनौती होगी। अगर स्कूल दूर हो गया तो मजबूरी में परिवहन की सुविधा वाले जो निजी स्कूल हैं उनके अभिभावकों को सोचना पड़ेगा कि वह सरकारी स्कूल में क्यों एडमिशन कराएं, बच्चा उनका पैदल 2 किलोमीटर क्यों जाए, वह निजी स्कूलों में किसी वैन के माध्यम से आराम से स्कूल ना जाए, जिससे सरकारी स्कूलों में छात्रों की सामूहिक संख्या और कम हो सकती है। साथ ही बीहड़, पहाड़ी और बाढ़ वाले क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यक्ष प्रश्न यही होगा कि यह आदेश प्राइमरी के मासूम बच्चों के लिए कितना हितकारी होगा, यह तो भविष्य ही बताएगा। अगर किसी विद्यालय में 15 बच्चे होंगे तो एक अध्यापक और एक रसोइये का वेतन बचाया जा सकता है, जिससे राजस्व में वृद्धि तो होगी, लेकिन बच्चा दूसरे गांव में आएगा या नहीं, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। ग्राम सभा के स्कूलों का जो विलय करना मितव्ययिता का अद्भुत उदाहरण तो हो सकता है, किंतु मूल अधिकार के हनन करने वाला जरूर होगा। हर बच्चे के लिए शिक्षा के अधिकार से वंचित रखने वाला साबित हो सकता है। इस संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। साथियों, स्कूल मर्जर से शिक्षक फिर सरप्लस हो जाएंगे। इस तरह नई शिक्षक भर्ती भी नहीं करनी पड़ेगी, फलस्वरूप आर्थिक व्यय भार भी बचेगा। अगर हम लाभ और हानि यानी प्लस माइनस के दृष्टिकोण से देखें तो सब सही है, लेकिन जहां हम हर बच्चे की शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं तो स्कूल मर्जर का सुझाव जरा जटिल लगता है। आरटी एक्ट 2009 के तहत प्राथमिक शिक्षा 1 किलोमीटर के अंदर उपलब्ध कराया जाएगा। अगर ग्राम सभा में विलय किया गया, स्कूल दूर हो तो वहाँ तक छोटे बच्चों की पहुँच बहुत मुश्किल होगी। विद्यालयों को मर्ज करने के बजाय छात्र संख्या के कम होने के कारणों पर बात करी जाए तो बेहतर होगा। साथियों, कुछ शिक्षकों का कहना है कि विद्यालयों को मर्ज करना कोई पूर्णकालिक हल नहीं है। कई शिक्षक यह मानते हैं कि जगह जगह निजी स्कूलों को मान्यता देकर पहले ही छात्र संख्या कम की गई है, इसी की आड़ लेकर यह सब करने की बात की जा रही है। इसके साथ ही एक ही गांव में कई विद्यालय बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं, इस पर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। जिम्मेदारों को चाहिए कि ऐसे स्कूलों को पहले बंद कराएं और उनके बच्चों को नज़दीकी प्राथमिक स्कूलों में नामांकित कराएं। ऐसा करने से छात्र संख्या में सुधार जरूर होगा। अगर संक्षेप में बात करें साथियों, तो अगर 100 विद्यालयों में समायोजन यानी विलय के बाद प्रक्रिया हो गई तो 100 प्रधानाध्यापक, 200 सहायक अध्यापक और 200 शिक्षा मित्र और 100 रसोइयों के पद समाप्त हो जाएंगे। शिक्षक सरप्लस हो जाएंगे, जिससे नई भर्ती नहीं होगी और बेरोजगारों की उम्मीदों पर फिर पानी फिर जाएगा। और छोटे बच्चे स्कूल पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, वह प्रश्न हमेशा बना रहेगा। साथियों, कुल मिलाकर विद्यालय विलय नीति लागत, बचत और संसाधन उपयोगिता के लिए एक आसान उपाय लग सकती है। साथियों, कुल मिलाकर विद्यालय विलय नीति लागत, बचत और संसाधन उपयोगिता के लिए आसान उपाय लग सकती है। फायदे और नुकसान के दृष्टिकोण से बेहतर तो हो सकती है, लेकिन यह शिक्षा के अधिकार अधिनियम को कमज़ोर कर सकती है और गरीब बच्चों को स्कूल से दूर कर सकती है। सरकारी स्कूलों में घटते नामांकन के उपाय के रूप में, दीर्घकालिक समाधान के रूप में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा,
संसाधन बढ़ाने और निजी स्कूलों पर नियंत्रण जैसे कदम उठाने होंगे। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सब पढ़ें, सब बढ़ें का लक्ष्य साकार हो और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच बनी रहे। साथियों, यह थी विद्यालय विलय पर एक विश्लेषणात्मक चर्चा। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने साथियों में अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको वैसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो नोटिफिकेशन अपडेट सबसे पहले मिले। मिलते हैं किसी और ट्रेंडिंग मुद्दे और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।